रांची के पशुपालन विभाग में 3.5 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का मामला सामने आने के बाद अब जांच का दायरा रामगढ़ और अन्य जिलों तक भी फैल गया है। आपको बता दूं कि मुख्य आरोपी मोनिंदर कुमार द्वारा रामगढ़ ट्रेजरी से भी 30 से 35 लाख रुपए निकाले जाने का मामला सामने आया है। जब मामला तेज हुआ, जांच तेज हुई, तो अब इसके बाद ये भी पता चल रहा है कि रामगढ़ ट्रेजरी घोटाले में भी मोनिंदर का हाथ है। जानकारी के अनुसार रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने इस संबंध में रामगढ़ ट्रेजरी को जांच के लिए पत्र लिखा था। पत्र में बताया गया था कि मुनिंदर कुमार की तैनाती रामगढ़ ट्रेजरी में भी रही है, इसीलिए उसकी भूमिका की जांच की जाए ताकि ये पता लगाया जा सके कि जैसा घोटाला रांची में हुआ, क्या वैसा ही घोटाला रामगढ़ में हुआ है या फिर नहीं। और जांच शुरू होने पर वहां भी फर्जीवाड़े के संकेत मिले और इस मामले में मुनिंदर कुमार के खिलाफ अब अलग से प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार मुनिंदर कुमार का लिंक रामगढ़ ट्रेजरी से भी जुड़ा होने का कारण पहले से ही वहां गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि शायद रामगढ़ में भी ऐसा ही घोटाला मुनिंदर द्वारा किया गया होगा। उल्लेखनीय है कि रांची में पशुपालन विभाग से जुड़े ट्रेजरी में फर्जी बिलों के आधार पर करीब 3.5 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का मामला सामने आया, जिसमें मुनिंदर कुमार को अब फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उसके जो साथी थे वो अभी भी पुलिस के हाथों से फरार है। अब पुलिस को मामले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अन्य साक्ष्य भी उसके ऑफिस से मिले, जिनकी जांच फिलहाल जारी है। और पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ये घोटाला किया गया, उसकी जांच जो है अब की जा रही है ताकि सारी बातें खुल के सामने आ सके। आपको बता दूं कि रांची, बोकारो और हजारीबाग में उजागर हुए ट्रेजरी घोटाले की जांच अब उच्च स्तरीय कमेटी करेगी, यानी कि हायर कमेटी। इसकी अध्यक्षता वरीय आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल करेंगे और उनके लीडरशिप के अंडर ही ये पूरे मामले की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सीएम हेमंत सोरेन ने भी वित्त विभाग के इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। इसे लेकर अब जल्द ही औपचारिक आदेश जारी किया जाएगा कि किस तरीके से पूरी कार्रवाई की जाए। बता दूं कि कमेटी में राज्य सरकार के वरीय अधिकारियों के साथ साथ महालेखाकार के वित्तीय विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। वो भी इस पूरे कार्रवाई में अपना हाथ बटाएंगे और उस पूरी कार्रवाई में जांच करने में मदद करेंगे। और ये कमेटी कोषागार व्यवस्था की खामियों की गहन जांच कर अपनी फिर उसके बाद रिपोर्ट देगी। इसके साथ ही सीएम ने मामले की आपराधिक जांच के लिए सीआईडी को एजेंसी बनाने पर भी सहमति दे दी है। यानी कि अब पूरा साफ है, जिस तरीके से घोटाले बढ़ रहे हैं झारखंड में लगातार, सीआईडी को अब इसकी जांच करने के लिए सौंप दिया गया है। सीआईडी घोटाले में शामिल आरोपियों की संपत्ति और वित्तीय लेन देन की भी जांच करेगी। वित्त विभाग ने राज्य गठन वर्ष 2000 से अब तक सभी 33 कोषागारों की जांच कराने की अनुशंसा की है। और कारण साफ है कि जिस तरीके से घोटाला पहले बोकारो में शुरू हुआ, फिर कुछ घंटों में हजारीबाग और रांची पहुंचा और अब रामगढ़ में भी ऐसे घोटाले की खबर आई। तो इसका उद्देश्य साफ है, ये पता लगाना है कि कहीं अन्य जिलों में भी इसी तरह की गड़बड़ी तो नहीं हुई है। और ये कमेटी फर्जी निकासी में अपनाए गए तरीकों की जांच करेगी। इसमें पोर्टल में छेड़छाड़, फर्जी पेआईडी बनाना, बैंक खाता बदलना समेत अन्य तकनीकी खामियों की पहचान कर सुधार के सुझाव दिए जाएंगे। अब ये जितने भी मैंने आपको बताया कि फर्जी पेआईडी बनाना, बैंक खाते, इन सब की जांच की जाएगी। कारण साफ है कि जो अभी घोटाला हुआ, चाहे बोकारो की बात करें, हजारीबाग की, या फिर अभी जो रांची में घोटाला हुआ, उसमें भी जो मुख्य आरोपी मुनिंदर है, उसने भी कुछ इसी तरीके से अपने फर्जीवाड़ी को अंजाम दिया था। दरअसल एलआरएस के लेखापाल मुनिंदर ने अपने खाते में तय वेतन से अधिक पैसे डाल लिए थे। इसके साथ ही अपने दोस्त संजीव कुमार के खाते में 1.42 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। आपको बता दूं कि संजीव असल में मुनिंदर का दोस्त है और वे पशुपालन विभाग में कहीं काम नहीं करता। लेकिन ये जरा बता दूं आपको कि जो मुख्य आरोपी मुनिंदर है, उसने संजीव को पशु स्वास्थ्य और उत्पादन संस्थान का पशु चिकित्सक बताया था। यानी कि वो उसने ये नहीं बताया कि वो सिर्फ उसका दोस्त है, उसने वहां का उसको कर्मचारी बता दिया। उसको वेतन में पैसा देने के लिए उसका अस्थायी यानी कि टेम्पररी जीपीएस नंबर बना दिया। इसके साथ ही मुनिंदर ने 43,000 रुपए के आसपास के मूल वेतन को बदलकर कम से कम 4.5 लाख रुपए पर कर दिया था और इससे उसका वेतन 7 लाख रुपए से अधिक हो गया था। सोचिए किस तरीके से उसने सारी प्लानिंग की। मुनिंदर अस्थायी जीपीएस नंबर और पे आईडी के आधार पर ही संजीव के खाते में लगातार हर महीने पैसे डाल रहा था। और फिर आपको इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-24 में शुरू हुए इस खेल में अब तक अगर हम देखा जाए तो कुल मिला के संजीव के खाते में 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान ऑलरेडी कर दिया जा चुका है और इसकी भनक, इसकी जानकारी विभाग में, सिस्टम में किसी को नहीं पड़ी। जिला प्रशासन ने फिलहाल प्राथमिकी जांच में ये पाया कि घोटाले में मुख्य आरोपी मुनिंदर था, उसके साथ संजीव शामिल था। अब जिला प्रशासन कोषागार की रिपोर्ट के आधार पर उसे भी पशुपालन विभाग में कार्यरत मान रही थी, जिसके बाद जो है वो सारा पैसा संजीव के अकाउंट में भी जा रहा था।
संस्थान में कार्यरत कर्मियों को बुधवार को जब पता चला कि किसी संजीव के नाम से भी वेतन मद में पैसा जा रहा था, उसकी जांच कराई गई और जब जांच कराई गई तो पूरे घोटाले का पर्दाफाश हुआ। पता चला कि संजीव नाम का कोई कर्मी यहाँ पे काम ही नहीं करता। विभाग के लोगों ने ही बताया कि संजीव सिर्फ मुनिंदर का दोस्त है। वह अक्सर कार्यालय में उससे मिलने आया करता था और विभाग के कई कर्मी इसीलिए मुनिंदर के थ्रू उसको जानते थे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और जब मुनिंदर ने अपने मूल वेतन में फर्जीवाड़ा पर बदलाव किया तो उसका वेतन 7 लाख रुपए से भी अधिक पाया गया। यानी कुल मिलाकर मुनिंदर ने अपने साथी, अपने दोस्त संजीव के साथ इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया। अब संस्थान में पदस्थापित सभी अधिकारियों से अधिक वेतन की निकासी वह अपने खाते में कर रहा था और इसकी जानकारी वहां पदस्थापित किसी भी कर्मी को बिल्कुल नहीं थी। इसका कोई अंदाजा ही नहीं था कि किस तरीके से मुनिंदर इस सारे घोटाले को अंजाम दे रहा है। वह अक्सर अधिकारी के घर पे जाकर ही बिल बुक पर साइन कराता था और जिला प्रशासन ने इसीलिए कोषागार में इसकी जांच कराई थी। इसके बाद ही दोनों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की गई। अब छापेमारी के बाद मुनिंदर को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसका दोस्त संजीव कुमार अभी भी फरार है। और पशुपालन विभाग के कांके स्थित पशु स्वास्थ्य और उत्पाद संस्थान के लेखापाल मोनिंदर के ऑफिस में भी पुलिस ने छापेमारी की। वहां जब वो पहुंचे तो वहां पे अवैध निकासी के मामले में जांच तेज हो गई और उसके बाद ही मुनिंदर के ऑफिस से कई दस्तावेज को उठाया गया, डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिन पे शक पाया गया है और उस शक के आधार पे ही उस पूरे डॉक्यूमेंट्स की छानबीन की जा रही है और उसके आधार पे ही जांच को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। और बुधवार को ही ये पूरा जो मामला है पूरी तरीके से इसने तुल पकड़ी, जिसके बाद से जांच शुरू कर दी गई। अब एलआरडीसी मुकेश कुमार के नेतृत्व में जांच टीम बुधवार को कांके स्थित एलआरएस पहुंची है। कुछ देर बाद ही कोषागार पदाधिकारी सारिका भगत, कोतवाली थाना के इंस्पेक्टर और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर राजेश्वर नाथ आलोक भी वहां पे मामले की जानकारी सुन के पहुंच गए। टीम ने वहां पर संस्थान के निदेशक देव कुमार चौरसिया से पूछताछ की और अकाउंट संचालन की जानकारी भी ली है। आखिर क्या कुछ मामला है, किस तरीके से कितना ट्रांसफर किया गया है। इसके अलावा टीम मुनिंदर के चैम्बर में भी गई और वहां मौजूद दस्तावेज और अन्य कागजात जितने भी थे उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स खंगाल डाले। कुछ फाइल अधिकारी अपने साथ भी ले गए हैं ताकि जांच में मदद आ सके और टीम देर शाम तक कार्यालय पे ही जमी रही। देर शाम स्थानीय मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपी को पेश कर जेल भी भेज दिया गया और अब इस संस्थान में आपको बता दूं कि इसके अलावा 37 कर्मी कार्यरत हैं। जांच दल के सदस्यों ने सभी कर्मियों से 1 साल के वेतन की विस्तृत जानकारी ली है, क्योंकि अब शक ये भी किया जा रहा है कि कहीं मुनिंदर की तरह और भी लोग तो ऐसा घोटाला नहीं कर रहे हैं। और ये भी जानने की कोशिश की कि क्या लेखापाल की ओर से तैयार बिल का कोई चेक पॉइंट था या नहीं। यानी कुल मिलाकर झारखंड में बोकारो से शुरू हुआ घोटाला अब उसकी आग जो है रामगढ़ तक पहुंच चुकी है। और देखा जाए तो पैटर्न सबका एक ही है, लेकिन बस घोटाला अलग है, विभाग अलग है। बाकी जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, वित्त मंत्री ने भी इससे पहले बयान जारी किया था कि जिस तरीके से घोटाला हो रहा है ये बिल्कुल ही शर्मनाक है, लेकिन इन घोटालों में जो लोग भी शामिल हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हेमंत सोरेन ने भी, मुख्यमंत्री ने भी वित्त मंत्री के ही बयान के साथ ये कह दिया है कि कोई भी जो आरोपी होगा या फिर जो भी घोटालों में मिला होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा और इसके लिए सीआईडी जो है अब जांच आगे की कार्रवाई जो है वो आगे करेगी और पता लगाएगी कि क्या झारखंड के अन्य जिलों में भी कहीं ऐसे घोटाले तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि सवाल ये लाजमी है उठना, जिस तरीके से बोकारो में घोटाला हुआ, फिर कुछ ही घंटों में हजारीबाग, और हजारीबाग में अभी गिरफ्तारी हुई कि उसके बाद रांची में ऐसा घोटाला हो जाता है और फिर उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि रामगढ़ में भी ऐसे ही घोटाला हो रहा है। तो ये लाजमी सी बात है कि क्या कि झारखंड के अन्य जिलों में भी ऐसे ही घोटाले हो रहे होंगे या फिर नहीं। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पे, जिस तरीके से घोटाले बढ़ रहे हैं, कि आपको क्या लगता है अब कार्रवाई किस तरीके से करनी चाहिए, ये कितना सही है या फिर कितना गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एयर नाउ के साथ।